खबरता तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं, वह फिल्म है आए दिन बहार की। यह फिल्म 1966 ईस्वी में पहले पर्दे पर आई थी और इस फिल्म के निर्देशक थे रघुनाथ चालानी। इस फिल्म में धर्मेंद्र और आशा पारेख ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि बलराज साहनी, राजेंद्र नाथ आदि ने कलाकारों ने सहायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य और श्रुति मधुर संगीत का अद्भुत समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म के गानों को स्वर दिया था सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर ने। इन गानों में से कुछ गानों की प्रथम कुछ पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाने का प्रयास करता हूँ। फूलों से मुखड़ों वाली निकली है एक मतवाली, गुलशन की करने सैर खुदाया खे, गुलशन की करने सैर खुदाया खे। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करूं, इंतजार करूं। इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार 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 करूं, बेकरार करूं। सुनो सजना पपीहे ने, सुनो सजना पपीहे ने कहा सबसे पुकार के, संभल जाओ चमन वालों, संभल जाओ चमन वालों की आए दिन बहार के। सुनो सजना सुनो सजना, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, कैसे होती है सुबह से शाम बाबू। वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। मेरे दुश्मन तू मेरे दोस्ती को तरसे, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे, मेरे दुश्मन। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म आए दिन बहार की पूरी कहानी। फिल्म आए दिन बहार की कहानी की शुरुआत रवि, जिसकी भूमिका धर्मेंद्र ने निभाई है, कि अपने दोस्त अनमोल, जिसकी भूमिका राजेंद्र नाथ ने निभाई है, के साथ मछली मारने के एक दृश्य से होती है। रवि के बंसी में एक मछली फंसने पर जब वह बंसी को खींचता है तो मछली समेत बंसी का धागा कंचन, जिसकी भूमिका आशा पारेख ने निभाई है, के शरीर पर लग जाता है। इससे कंचन काफ़ी गुस्सा करते हुए उन दोनों को डांटने लगती है। तब दोनों हंसी मजाक करते हुए कंचन को खुश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कंचन इसके विपरीत उस पर और गुस्सा जाती है। इसके बाद कंचन दोनों को धमकाते हुए अपना घर चली जाती है।
इस कंचन के जाने के बाद रवि तथा अनमोल भी अपने अपने घर चले जाते हैं। रवि अपने घर आकर अपनी माँ से प्रेम पूर्वक बातें करने लगता है। इस पर जब उसकी माँ कहती है कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और शहर जाकर नौकरी करे, तब रवि कहता है कि उसने अपने पिता को नहीं देखा है। उसने बड़ी मेहनत से इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, ऐसे में वह यहाँ रहकर अपनी माँ की सेवा करना चाहता है। तब उसकी माँ कहती है कि मेरी सेवा यही है कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारे बच्चे मेरे साथ खेलें। तभी वहाँ एक पड़ोसन एक खत लेकर आ जाती है और रवि से कहती है कि अपने चाचा का पता इस पर लिख दे और उन्हें जल्दी आने के लिए चिट्ठी भेज दे। तब रवि मजाक करते हुए कहता है कि मैं लिख देता हूँ कि चाचा जी, अब चाची जी आपके बगैर यहाँ नहीं रह सकती। और तब वह उससे सुनकर झेंप जाती है और अपने सहेली से कहती है कि रवि जैसे बचपन में शरारत भरी बातें करता था वैसे ही यह अभी भी करता है, देखो ना यह बड़ा होकर कितना सुंदर लगता है। सहेली के जाने के उपरांत रवि की माँ उसके गाल पर काजल का एक टीका लगा देती है ताकि किसी की नज़र उसे नहीं लगे। एक दिन रवि कॉलेज में अपने दोस्त के साथ खड़ा है, तभी वहाँ से एक प्रोफेसर गुजरते हैं और रवि को बुलाकर कहते हैं कि तुमने मुझे ट्यूशन के बारे में कहा था, तुम्हारा ट्यूशन मैंने तय कर दिया है। इसके बाद प्रोफेसर उन्हें एक पता देते हुए कहते हैं कि तुम इस पते पर चले जाना, तुम्हें कंचन को पढ़ाना है जो शहर के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति जानकी दास, जिसकी भूमिका राज मेहरा ने निभाई है, की बेटी है। प्रोफेसर से पता लेकर जब रवि बताए गए पते पर जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात कंचन से होती है। कंचन उसे देखकर उस पर लोफर होने का इल्ज़ाम लगाती है और उसे पढ़ाई नहीं करने की बात करती है। तब रवि कहता है कि उसने उसके जुड़वां भाई को देखा होगा। इसके बाद कंचन का क्रोध थोड़ा शांत हो जाता है और वह रवि को अपने पिता से मिलाती है। इसके बाद रवि को 100 रुपये माहवार पर वहां जाकर कंचन को पढ़ाने का काम मिल जाता है। रवि कंचन से पढ़ाई शुरू करने के दिन के बारे में जब पूछता है तो कंचन उसे तीसरे दिन आने के लिए कहती है, क्योंकि अगले दिन वह पिता की खरीदी एक बाग को देखने जाने वाली है। दूसरे दिन जब कंचन अपने पिता के खरीदे हुए बाग को देखने अकेले जा रही होती है तो सबसे पहले रास्ते में ही रवि अपना जुड़वां भाई प्रकाश के रूप में उसे छेड़ता है। इसके बाद जब एक जगह ट्रैफिक जाम मिलता है तो वह अपनी मोटरसाइकिल वापस कर अपने दोस्त अनमोल को लेकर बाग में छिप जाता है। कंचन के बाग में आने पर अनमोल और रवि उसे छेड़ते हैं, जिससे कंचन दोनों पर काफ़ी गुस्सा करती है। इस बीच रवि का इशारा पाकर अनमोल कंचन की जीप को दूसरी जगह ले जाता है और उसमें एक मामूली खराबी कर देता है। संध्या गहराने से पूर्व कंचन वहां से वापस अपना घर लौटने के लिए जब अपना जीप स्टार्ट करने का प्रयास करती है तो जीप स्टार्ट ही नहीं होता है। इस पर रवि जब उससे उसकी कुछ मदद करने की लेकर सवाल करता है तो गुस्से में वह उसकी मदद भी नहीं लेती है। तब रवि यह कहते हुए वहां से चला जाता है कि वह तो खैर चला जाएगा, लेकिन इस जंगल में रहने वाले भयानक जीव जंतु और क्रूर आदिवासियों से ये अकेली यहाँ कैसे निपटेगी जबकि रात घना हो जाएगा। ऐसा कहकर रवि भी वहाँ से जाने लगता है और अपने दोस्त अनमोल के साथ मिलकर तरह तरह के जानवरों की भयानक आवाज़ छिप कर निकालने लगता है। कंचन इसे सुनकर डर जाती है और वहाँ से भागने का प्रयास करती है। तभी सामने से वेश बदले अनमोल के नेतृत्व में आदिवासियों का एक झुंड वहाँ आ जाता है और अजीबोगरीब हरकत करते हुए कंचन से कुछ प्रश्न करता है। कंचन उस प्रश्न को समझ नहीं पाती है। तब रवि वहां आ जाता है और उससे कहता है कि आदिवासी बड़े खूंखार हैं, लेकिन यह शादीशुदा लोगों को कुछ नहीं करते, इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी शादी हुई है या नहीं। मैंने इन्हें कह दिया है कि इनकी मुझसे शादी हो चुकी है। तब आदिवासी के मुखिया के रूप में मौजूद रवि का दोस्त अनमोल फिर से कंचन से प्रश्न करता है तो वह सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। इसके बाद आदिवासियों का वह झुंड वहाँ से चला जाता है और कंचन भी रवि के साथ वापस शहर लौट आती है। दूसरे दिन कंचन रवि के दोस्त अनमोल को उसकी प्रेमिका के साथ वार्तालाप करते हुए देखती है, जिसके पाँव में प्लास्टर लगा हुआ है। वह अपनी प्रेमिका को बता रहा होता है कि कल वह अपने दोस्त रवि के कहने पर आदिवासी सरगना के रूप में एक बाग में गया था और जिस लड़की से रवि प्यार करता था उसे डरा रहा था ताकि रवि उसे बचाकर उसके दिल में अपने लिए घर बना सके। इसी क्रम में उसे यह चोट आई है। अनमोल की यह बात सुन पहले तो कंचन अनमोल पर गुस्सा करती है और फिर वहाँ से रवि के घर आ जाती है। कंचन जब रवि के घर आती है तो उस समय रवि अपना मोटरसाइकिल मरम्मत कर रहा होता है। कंचन को देखकर रवि उसका स्वागत करता है। इस पर कंचन गुस्सा कर बाग वाली घटना का पोल खोलने की बात उसे बताती है। तब रवि एक बार फिर से उसे अपने जुड़वां भाई प्रकाश की हरकत बताते हुए उसे लेकर आने की बात करता है
और घर में प्रवेश कर अपना कपड़ा बदलने के दौरान कुछ इस तरह की बातें करता है जिससे लगता है कि वह प्रकाश पर काफ़ी गुस्सा कर रहा है और उसे कंचन से माफ़ी मांगने के लिए कंचन के पास लाने का प्रयास कर रहा है। इस बीच प्रकाश के कूदकर कहीं भाग जाने जैसी आवाज़ भी वह खुद ही उत्पन्न करता है और इतना कर लेने के बाद वह कंचन के पास आकर कहता है उसे इस बात का खेद है कि वह प्रकाश को माफ़ी मंगवाने के लिए उसके पास लेकर नहीं आ सका। तब कंचन कहती है कि उसने इसके द्वारा प्रकाश को डांटने की सारी बातें सुन ली है। इस पर रवि को लेकर वह गलतफहमी होने की बात को स्वीकार करते हुए उससे माफ़ी मांगती है और रवि के साथ उसके कमरे में चली जाती है, जहां वह रवि को तस्वीर दिखाकर बताती है कि प्रकाश भी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वह वहां से वापस अपना घर चली आती है। घर लौटने पर उसे पता चलता है कि वह अपना पर्स रवि के घर ही भूल गई थी। ऐसे में वह वापस रवि के घर उस पर्स को लेने के लिए आती है। इससे पहले कि वह अपना पर्स लेने के लिए रवि के घर आए, रवि अपनी माँ को यह कहकर बाहर चला जाता है उसे अपनी गाड़ी की मरम्मत करने के लिए कुछ सामान लाने हैं। रवि का घर आकर कंचन रवि की मां से यह कहते हुए अपना पर्स उठा लेती है। कुछ देर पहले जब वह यहाँ आई थी तो अपना यह पर्स यहीं भूल गई थी। इसके बाद वहाँ रवि की 2 तस्वीरों को देखकर वह रवि के मां से कहती है कि देखिए ना, एक रवि है जो कितना नेक है और दूसरा इसका जुड़वां भाई प्रकाश कितना बड़ा लफंगा है। इस पर रवि की माँ उसे बताती है कि उसे 2 नहीं एक ही लड़का है और यह दोनों ही तस्वीर रवि की है। रवि का पोल खुल जाने के बाद कंचन अपना घर आती है। दूसरे दिन जब रवि उसे पढ़ाने आता है तब भी वह उसके पोल खुल जाने के बारे में कुछ नहीं बताती है और पढ़ाई की जगह रवि को लेकर एक मनोरम जगह पर घूमने के लिए चली जाती है। यहाँ वह रवि के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करते हुए उसे एक अंगूठी दिखाते हुए इसे प्राणों से भी प्रिय वस्तु बताती है और इसके बाद अचानक चलते चलते एक सरोवर के पास से गुजरते हुए वह उस अंगूठी को सरोवर में इस कदर फेंक देती है मानो वह गलती से सरोवर में चली गई हो। तब कंचन का प्यार पाने के उद्देश्य से रवि सरोवर में जाकर उस अंगूठी को निकालने के लिए उद्यत होता है। इसे देखकर कंचन उसे वस्त्र उतारकर पानी में जाने के लिए कहती है ताकि वापस इस वस्त्र को पहन सके। रवि अपना वस्त्र उतारकर किनारे पर रख सरोवर में कूद जाता है और डुबकियां लगाकर उस अंगूठी को निकालकर उसे कंचन को वापस कर देता है। इसके बाद जब वह सरोवर के किनारे रखे अपने वस्त्र को लेने जाता है तो वस्त्र को वहां नहीं पाता है। तब वह कंचन से अपने वस्त्र को लेकर सवाल करता है। इस पर कंचन उसके द्वारा बाग में किए गए सारे हरकतों की पोल खोलती हुई उसका वस्त्र लेकर वहां से अपना घर चली जाती है। रवि रात के अंधेरे में निर्वस्त्र अपना घर आ जाता है। दूसरे दिन रवि का दोस्त अनमोल रवि का एक प्रेम पत्र लेकर कंचन को देता है जिसमें उसने बाघ की घटना के लिए खेद प्रकट किया था। कंचन अनमोल से वह पत्र ले लेती है और जब अनमोल इसका जवाबी खत देने की बात करता है तो वह रवि के प्रेम पत्र को ही फाड़ कर उसे दे देती है। तब अनमोल यह कहते हुए वहाँ से वापस रवि के पास आने लगता है कि रात भर बेचारा सरोवर की ठंडे पानी में इस प्यार की उम्मीद में ठंड की मार झेलता रहा और खाट पर पड़े पड़े बीमारी की मार झेल रहा है। बड़ी खतरनाक बीमारी उसे लगी है, पता नहीं यह ठीक भी हो या ना हो। कंचन से मिलकर अनमोल रवि के पास आकर उसे जवाबी पत्र के रूप में उसके ही प्रेम पत्र के टुकड़े कर उससे देते हुए कहता है कि लो यही है तुम्हारा जवाबी पत्र। तभी कंचन भी वहां आ जाती है और रवि से इस बात के लिए काफ़ी माफ़ी मांगती है कि उसके कारण उसे देर रात तक सरोवर के ठंडे पानी में रहना पड़ा जिससे वह बीमार हो गया है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का इजहार करते हैं। रवि एमएससी की परीक्षा में पूरे कॉलेज में प्रथम आता है और अखबार में उसके चर्चे होते हैं। कंचन अखबार के इस पन्ने को लेकर अपने पिता के पास जाकर रवि की सफलता की सूचना देती है। वहीं रवि भी अपनी मां को अपनी सफलता की सूचना देते हुए बताता है कि अब वह जल्दी ही बड़ी नौकरी करने लगेगा और उसकी सेवा करेगा। फिर वह अपने दोस्त को यह बात बताने की बात कहकर अपने घर से कंचन के घर आने लगता है और उधर कंचन भी रवि को उसकी सफलता की शुभकामना देने उसके घर आने लगती है। दोनों बीच में मिलते हैं और यह पूछने पर कि वे कहाँ जा रहे हैं दोनों ही कहीं नहीं जाने की बात करते हुए वहीं प्यार से एक दूसरे को निहारते हुए नाचते गाते हुए खुशियाँ मनाने लगते हैं। इस दौरान कंचन रवि को बताती है कि अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। तब रवि कहता है कि अब उसके सामने बड़ा सवाल वैज्ञानिक बनने की है ताकि ऐसा कर वह देश सेवा के साथ साथ अपनी माँ की भी सेवा कर सके। तब कंचन कहती है कि वह इस तरह छिप छिप कर कब तक प्यार करते रहेंगे क्योंकि जल्दी अगर इस ब्याह नहीं होती है तो इस स्थिति में उसकी माँ उसकी शादी किसी अन्य जगह कर सकती है। तब पिताजी को भी माँ की ही बात माननी पड़ेगी।
कंचन के ऐसा कहने पर रवि उसके पिता से बात करने कंचन के घर आता है, लेकिन वह उनसे कंचन के संग अपने ब्याह को लेकर बात नहीं कर पाता है और इधर उधर की बातें कर वहाँ से चला जाता है। फिर कंचन खुद ही अपने पिता से यह बात करना चाहती है, लेकिन वह भी यह बात अपने पिता से नहीं कर पाती और इधर उधर की बातें कर वहाँ से चली जाती है। कंचन के पिता जानकीनाथ इन दोनों की मन की बात को भांप लेते हैं और इन दोनों की सगाई करने के उद्देश्य से रवि के माँ के पास इस रिश्ते को लेकर आते हैं। पहले तो रवि की माँ कंचन के अमीर घराने और खुद के गरीब घराने से होने की बात बताते हुए रवि की कंचन के साथ शादी करना नहीं चाहती है, लेकिन जानकी दास के द्वारा समझाए जाने पर वह सगाई करने के लिए राजी हो जाती है। दीवान जानकी दास के वहाँ से जाने के बाद वह अपने पूजा घर में आकर रामायण में छुपा कर रखी अपने और अपने पति की तस्वीर को निकालती है और कहती है कि 25 साल बीत गए जब दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए थे, आज इसे उसकी बड़ी याद आ रही है। दीवान जानकी दास अपनी माँ की बात सुन रवि वहाँ से कंचन से मिलने चला जाता है, दोनों की सगाई तय होने की सूचना देता है और फिर दोनों खुशी से नाचते गाते हैं। अपनी बेटी कंचन और रवि के सगाई समारोह को लेकर दीवान जानकी दास ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में शहर के नामी गिनामी लोगों को आमंत्रित किया गया है। वहां मौजूद सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं। तभी दीवान जानकी दास की बहन वहां आ जाती है। पहले तो वह कंचन और रवि दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद देती है, लेकिन जैसे ही वह रवि की मां को देखती है वैसे उसका नाम जमुना और उसका ठिकाना अम्बाला बताते हुए उसे बिन ब्याहे संतान जन्ने की बात कहकर उसे धिक्कारने लगती है। फिर वह उपस्थित लोगों को भी यह बात बताते हुए जानकी दास से इस सगाई को तोड़ देने की बात करती है। मां पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाने पर जानकीनाथ की बहन पर रवि कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहता है कि ये बातें उचित नहीं है। तब वह रवि से ही खुद अपनी मां से सब कुछ पूछ लेने के लिए कहती है। रवि वहां से आकर अपने मां से इस बारे में पूछता है तो उसकी मां उसे बिन ब्याहे देने की बात को झूठ नहीं बताती है। यह बात सुन रवि काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाता है। रवि के चले जाने के बाद जैसे ही उसकी माँ को होश आता है वह भी घर से बाहर आत्महत्या करने के उद्देश्य से भागने लगती है। तब उसकी पड़ोसन सहेली उसे जमुना जमुना पुकारते हुए रुकने के लिए कहती है, लेकिन वह वहाँ से तेज़ी से भागकर कहीं गुम हो जाती है। घर से भागकर रवि एक दूसरे शहर में आ जाता है और गुस्से में एक मधुशाला में आकर जमकर शराब पीता है। यहाँ एक व्यक्ति उसे यह कहकर अपने साथ ले जाता है कि शहर में वह नया नया आया है और शराब भी वह पहली बार पी रहा है। वह व्यक्ति रवि को लेकर एक वेश्यालय में चला जाता है। यहाँ एक तवायब को नृत्य करने के लिए कहता है। जब उस नर्तकी का नृत्य सिरम पर पहुँच रहा होता है तभी उसका बच्चा रोने लगता है। नाचने के दौरान जब वह अपने बच्चे को दूध पिलाकर चुप करने जाने का प्रयास करती है तब रवि के साथ आया हुआ व्यक्ति उस बच्चे की चिंता न कर नाचने के लिए मजबूर करता है। तब यह बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इस पर नर्तकी कातर भाव से उसकी तरफ देखने लगती है। तब वह कहता है कि मर जाने दे, इस बच्चे को न जाने किसकी औलाद है, मेरे आनंद में खलल डाल रहा है। इस बच्चे को लेकर कही गई इस बात को सुनकर रवि उस व्यक्ति की जमकर पिटाई कर देता है। इसके बाद वह व्यक्ति पुलिस को बुलाकर रवि को पकड़वा देता है। इस मामले को लेकर उसे अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में रामचंद्र शुक्ल, जिसकी भूमिका बलराज साहनी ने निभाई है, इस मामले की सुनवाई करते हैं। सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष का वकील रवि पर अपने पिता का नाम छुपाने का आरोप लगाता है। इस पर जज शुक्ला जब उसके पिता का नाम बताने के लिए कहते हैं तो पहले वह इनकार कर देता है, लेकिन जोर देने पर जैसे ही वह अपने पिता का नाम रामचंद्र शुक्ल बताता है जज शुक्ला चौंक जाते हैं। फिर वह उसकी मां का नाम पूछते हैं। इस पर रवि अपनी मां का नाम यमुना बताता है और फिर जब यह पूछने पर कि वह कहाँ की निवासी थी, रवि अम्बाला शहर का नाम लेता है। तो इसे सुनकर जज शुक्ला सन्न रह जाते हैं, क्योंकि ये सारे तत्व उसकी तरफ ही इशारा कर यह बता रहे होते हैं कि रवि उसका ही बेटा है। ऐसे में वह प्रत्यक्ष तौर पर कुछ कहे बगैर ही अदालत के उस दिन की बाकी कार्रवाई को रद्द कर देते हैं। अगली सुनवाई पर वह रवि के मां के बारे में जब उसका विचार जानने का प्रयास करते हैं तो रवि कहता है कि अगर वह थोड़ी देर वहां और रुक जाता तो बहुत संभव था कि जिस मां को अब तक वह देवी समझकर पूछता था, उसका असलियत जानने के बाद वह अपनी इस कलंकनी और खुदगर्ज मां की जान ही ले लेता। इस पर जज शुक्ला रवि से कहते हैं कि अगर तुमने उसकी पूरी बातें सुनी होती तो यह भी उतना ही संभव था कि गुस्सा में आकर असलियत जाने बगैर तुम अपने द्वारा इस पाप के लिए उससे माफ़ी मांग रहे होते। इसके बाद वे रवि पर एक जुर्माना लगाकर अदालत को रद्द कर देते हैं।
जज शुक्ला रवि पर जुर्माना लगाकर बड़े खिन्न मन से अपने घर आते हैं। जज शुक्ला को काफ़ी बेचैन स्थिति में देख उनका नौकर कहता है कि आपने मुझे कभी नौकर नहीं माना, लेकिन आज आप मुझसे कुछ बातें छुपाकर मुझे मेरी औकात बता दे रहे हैं। तब जज शुक्ला रवि को लेकर सारी बातें उसे बता देते हैं। इस पर जज शुक्ला का नौकर उसे कहता है कि आप रवि को सारी बातें बता क्यों नहीं देते। तब जज शुक्ला कहते हैं कि अगर उसे सारी बातें बता दी जाए तो वह इसकी हत्या ही कर देगा, लेकिन वक्त आने पर उसे धीरे धीरे सारी बातें बता दी जाएंगी। अगले दिन जेल में रवि को यह बताया जाता है कि एक भद्र व्यक्ति ने उसका जुर्माना भर दिया और वह यहाँ से स्वतंत्र होकर जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। रवि जेल अधिकारी से यह पूछता है कि वह कौन है जिसने इसका जुर्माना भरा है। तब जज शुक्ला सामने आकर कहते हैं कि मैंने ही तुम्हारा जुर्माना भरा है। इसे सुनकर रवि जज शुक्ला से पूछता है कि आखिर क्या राज है कि आपने ही जुर्माना लगाया और आपने ही इसे भरा। इस पर जज शुक्ला कहते हैं जुर्माना लगाना मेरा आधिकारिक कर्तव्य था और जुर्माना भरना मेरा नैतिक कर्तव्य है। इसे सुनकर रवि जज शुक्ला की बातों से बहुत प्रभावित होता है। फिर जज शुक्ला रवि को लेकर उसकी माँ के बारे में जानने के लिए उसके घर आता है। यहाँ पता चलता है कि उसके गुस्सा कर यहाँ से जाने के तुरंत बाद उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद जज शुक्ला तो वहाँ से वापस लौट आते हैं, लेकिन रवि वहीं रह जाता है। यहाँ रवि की माँ की सहेली उसे बताती है कि उसकी माँ काफ़ी सच्चरित्र महिला थी, सारा दोष तुम्हारे पिता का था जिसने उसे इस स्थिति में पहुंचाया था। यह बात सुन रवि को अब अपने पिता के ऊपर गुस्सा आता है और वह उससे बदला लेने का संकल्प लेकर संदूक में अपनी मां की धार्मिक किताब और ज़रूरत के कपड़े लेकर उसे खोजने अनजान रास्ते पर निकल पड़ता है। जज शुक्ला वहां से आकर रवि पर नज़र बनाए हुए रहते हैं और जब उन्हें एक बार फिर से रवि के गुस्सा कर अपने पिता की तलाश में निकलने की सूचना मिलती है तो वे रास्ते में रवि को रोककर अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। रवि उनके साथ आना नहीं चाहता और कहता है कि पहले वह अपना पिता से मिलकर मुझे मां की बदनामी का बदला लेगा। इस पर जज शुक्ला इस काम में भी उसे मदद करने की बात करते हैं। वह बातों ही बातों में रवि से कहते हैं कि तुम तो मुझे अपना बेटा के ही समान लगते हो। रवि जब अपने घर से निकल रहा होता है तब कंचन के घर से गुजरने के दौरान वह उसके घर में हुई सजावट को देखकर उसके नौकर से सजावट को लेकर प्रश्न करता है। इस पर नौकर उसे बताता है कि आज कंचन बिटिया की शादी होने वाली है। इस पर वह उस नौकर से कंचन के पास जाकर अपनी तरफ से उसकी शादी की बधाई देने के लिए कहता है। रवि के कहे अनुसार नौकर कंचन को रवि का संदेश देता है। इस संदेश को पाकर कंचन जिस वेशभूषा में वहाँ बैठी हुई थी वैसे ही रवि की तलाश में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रवि के तलाश के क्रम में एक जगह एक कार उसे धक्का मार देता है। कार के धक्के से अचेत पड़ी कंचन को एक नर्स उठाकर अपने घर ले आती है। उससे सारी बातें सुन वह उसे अपने घर में ही रहने के लिए कहती है। कंचन उसे घर पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहती। ऐसे में वह उसे जल्द ही कुछ काम दिलवा देने की बात करती है। फिर वह उसे अपने ही साथ एक अस्पताल में नर्स के काम दिला देने की बात करती है और इस सिलसिले में सुंदर परिधान खरीद करने एक वस्त्रालय में जाती है। जज शुक्ला रवि का ध्यान अपने पिता से बदला लेने की जगह से हटाने के उद्देश्य से उसे एक अन्वेषक की नौकरी लगा देने की बात करते हैं और उसे लेकर उसके सुंदर परिधान की खरीदारी करने उस वस्त्रालय में ही चले आते हैं जहां कंचन उस नर्स के साथ परिधान खरीदने आई हुई है। रवि कंचन को वहां से जाते हुए देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। जज शुक्ला के यहाँ रहते हुए रवि बार बार वहां से निकलकर अपने पिता से बदला लेने के लिए उसकी तलाश में जाने के बारे में सोचता है, लेकिन अगले ही क्षण जज शुक्ला के सुंदर विचार का प्रभाव उसे वहां से जाने से रोक देता है। एक दिन वह दृढ़ निश्चय कर एक नोट में अपने पिता की तलाश में जाने की बात लिखकर वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। इस समय जज शुक्ला न्यायालय गए हुए होते हैं। उस क्रम में उसके माता के द्वारा अक्सर पढ़ी जाने वाली धार्मिक किताब से उसके अपने पति के साथ वाली तस्वीर वहां गिर पड़ती है। रवि जब उस तस्वीर को देखता है तो उसे इस बात की जानकारी लग जाती है कि जज शुक्ला ही उसके पिता हैं। फिर वह जज शुक्ला की कई बातों से भी इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है कि जज शुक्ला ही उसके पिता है। इस बात को जानते ही रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने पिता से बदला लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। अदालत से जज शुक्ला एक नारी निकेतन का उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में एक समारोह में आए हुए होते हैं। इस नारी निकेतन के सदस्य नारियों के उत्थान के लिए जज शुक्ला के द्वारा किए गए उत्तम कार्यों की प्रशंसा कर रहे होते हैं। तभी रवि वहां पहुंच जाता है और जज शुक्ला को भली बुरी बातें कहने लगता है।
वह उसे कामी और लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला बताता है। इसे सुनकर कार्यक्रम के आयोजन जबरन उसे ऐसा करने से मना करने लगते हैं। तब जज शुक्ला आयोजकों से यह कहकर कि रवि को और बोलने का मौका दो, इसे अपने मन की भड़ास निकाल लेने दीजिए, क्योंकि यह मेरा ही खून है जो मेरे विरुद्ध उबल रहा है। रवि के द्वारा लगाए गए आरोप के बाद वहां उपस्थित लोगों में से कई लोग जज शुक्ला पर इस बात का दबाव बनाने लगे कि उन्हें इस आरोप की सफाई में कुछ कहना ही होगा, क्योंकि ऊपर से वह जिस तरह से सच्चरित्र व्यक्ति नजर आते हैं, रवि के आरोप अंदर से उन्हें उतना ही दुष्कृत अपराधी होने की बात को उजागर कर रहा है। जब शोर काफ़ी बढ़ जाता है तब जज शुक्ला रवि से कहते हैं कि तुमने मेरे ऊपर कलंक का जो दाग लगाने का प्रयास किया है वह बिल्कुल निराधार है। तुम मुझसे जिस सच्चरित्रता के प्रमाण की मांग कर रहे हो, यद्यपि उसे देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, तथापि तुम खुद ही इस दृश्य को देखकर मेरे चरित्र का प्रमाण दे दो। ऐसा कहते हुए उस प्रतिमा का अनावरण कर देते हैं जिसके लिए उन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया है। इस प्रतिमा के अनावरण के होते ही जब रवि उस प्रतिमा के रूप में अपनी माँ की मूर्ति देखता है तो भाव विह्वल हो जाता है। इस पर जज शुक्ला उसे सभा में मौजूद सभी लोगों को पूरी कहानी सुनाते हैं कि इस मामले में उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी गलती सिर्फ इतनी ही है कि उसने अपने पिता और अन्य संबंधियों के डर से यमुना से एक मंदिर में बिना किसी को बताए ब्याह किया था और फिर इस बात को अपने परिवार के लोगों को परिस्थितिजन्य कार्यों से तब नहीं बता पाया था। दरअसल इस शादी के पश्चात वह पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया था, जहाँ वह 2-3 वर्षों तक रह गया। इस बीच जमुना ने अपने गर्भवती होने के लेकर उसे कुछ पत्र भी लिखे थे, लेकिन वह पत्र मुझ तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि जमुना को मेरे इंग्लैंड के पते की जानकारी नहीं थी। फिर लोगों के निराधार आरोप से बचते हुए मेरे और अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में तुम्हें जन्म देकर पालने पोषने के लिए वह वहाँ से शहर चली आई। वह अगर दुष्चरित्र होती तो किसी के भी साथ ब्याह कर आराम से रह रही होती और तुम्हें पालने को लेकर कोई ध्यान नहीं देती। मैं जब वापस लौटकर हिंदुस्तान आया तो जगह जगह उसकी तलाश की, लेकिन जब वह कहीं नहीं मिली तब लोगों की इस बात पर विश्वास कर लिया कि शायद उसने लोकपवाद से बचने के लिए आत्महत्या कर ली हो। इसके बाद इतने दिनों तक मैं भी उसकी पवित्रता पर विश्वास करते हुए उसके सम्मान में नारियों के लिए काम करता रहा। आज उसके नाम पर इस नारी निकेतन का उद्घाटन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, और यह कोई एक दिन में नहीं बना है। जज शुक्ला से इन सारी बातों को सुनकर और सामने अपनी माँ की प्रतिमा को देखकर रवि के उन दोनों को लेकर सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और वह अपने पिता श्री रामचंद्र शुक्ल से मिलकर अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। इसके कुछ ही दिनों के बाद वह क्षण भी आ जाता है जब रवि की माँ भी उसे मिल जाती है। रवि के गुस्सा कर घर छोड़ने के बाद उसकी माँ जमुना आत्महत्या करने के उद्देश्य से घर से निकलती है, लेकिन रास्ते में ही चक्कर आ जाने पर वह एक घर के सामने गिर जाती है। होश आने पर उस घर का मालिक उसे यह सोचकर घर ले जाता है कि कम से कम यह घर का काम काज तो कर ही लेगी, जिससे उसकी पत्नी को आराम मिलेगा। उसके घर में यमुना जी तोड़ मेहनत करती है, लेकिन फिर भी इस घर की मालकिन उससे खुश नहीं रहती। दीपावली के दिन जमुना को अचानक चक्कर आ जाता है और वह बर्तन मांजने के दौरान चक्कर आ जाने के कारण वहीं अचेत हो जाती है। बुझा कर जब उस घर की मालकिन वहां आकर जमुना को इस प्रकार से बिना बर्तन मांजे ही वहां अचेत पड़ी देखती है तो उस पर पानी उड़ेल देती है, जिससे होश में आने पर वह उसे फिर से भला बुरा कहने लगती है और दिवाली की ही रात उसे अपने घर से भगा देती है। गिड़गिड़ाते रही यमुना, लेकिन उसकी मालकिन को दया नहीं आई और उसने उसे धक्का मारकर बाहर कर दिया। बदहवास यमुना वहीं सड़क के किनारे पड़ी रहती है। उसे इस प्रकार पड़ी देख सड़क से गुजर रहा एक राहगीर उस पर तरस खाकर उसे बगल के नारी निकेतन में पहुंचा जाता है। यहाँ जमुना जब अपनी प्रतिमा देखती है तो नारी निकेतन के स्थानीय संचालिका से इस नारी निकेतन के संचालक को लेकर प्रश्न करती है। वह बताती है कि इस नारी निकेतन का मुख्य संचालक जज रामचंद्र शुक्ल है, और यह नाम सुनते ही जमुना को अपने पति की याद आती है और वह स्थानीय संचालिका से पूछती है कि वहाँ रहते कहाँ हैं। तब स्थानीय संचालिका उसे बताती है कि वह यहाँ से थोड़ी दूर एक जज क्वार्टर में रहते हैं। स्थानीय संचालिका से यह बात सुन जमुना जज क्वार्टर में आती है तो रवि उसे देख लेता है और दौड़कर उसके पास आकर उससे लिपटते हुए अपने पिता को आवाज़ देता है कि पिताजी आज माँ भी हमसे मिल गई। इसके बाद तीनों प्रेम पूर्वक वहाँ रहने लगते हैं। इस बीच एक दिन जमुना के सिर में फिर से चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। जज शुक्ला रवि से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं।
डॉक्टर तुरंत वहाँ आकर यमुना का इलाज करना शुरू कर देता है और जाते जाते कहते हैं कि इसका इलाज लंबा चलेगा, इसलिए इन्हें एक नर्स की ज़रूरत है। इस पर जज शुक्ला डॉक्टर को ही किसी नर्स की व्यवस्था कर देने के लिए कहते हैं। होश में आने पर यमुना फिर से अपने घर में एक बहू को लाने की बात करने लगती है। इस पर जज शुक्ला एक जज महेंद्र की बेटी डॉली के इस घर में बहू बनाने को लेकर अपने इरादे का खुलासा करते हैं। साथ ही जज महेंद्र की बेटी डॉली के आज ही रवि को देखने और ख़ुद को रवि को दिखाने के लिए इस घर में आने वाली होने की बात करते हैं। रवि इन बात को सुनकर वहाँ से नीचे चला जाता है। यहाँ रवि शादी के झंझट से बचने की योजना बना रहा होता है, तभी नर्स रचना, जिसे कंचन को शर्त दी है रवि की माँ की सेवा करने के लिए, वहाँ आती है। रवि उससे कहता है कि मेरी माँ आपसे शादी के लिए बात करेगी, लेकिन आप सीधे सीधे ना कर दीजिएगा। इसके बाद रचना रवि की माँ की देखभाल करने के लिए ऊपर के कमरे में चली जाती है और रवि नीचे ही रह जाता है। रवि की माँ का यमुना की देखभाल करने के लिए रचना के ऊपर स्थित उसके कमरे में जाने के तुरंत बाद जज महेंद्र की बेटी डॉली वहां आती है और रवि से मिलकर क्लब में जाने की बात करती है। यह सुनकर रवि हक्का बक्का रह जाता है। जिसने उसे डॉली समझा था वह तो नर्स थी और डॉली तो अभी अभी आई है। फिर जब एक फ़ोन कॉल उसके पास आता है जिसमें उसके जूते की नाप को दोबारा देने की बात कही जाती है, तो वह इसे डॉली के घर से आया हुआ फ़ोन कॉल बताकर डॉली के पिता के अचानक बीमार पड़ जाने की बात कहकर उसे वहां से लौटा देता है। रवि की मां के सेवा करने के दौरान रचना को रवि से एक तरफा प्यार हो जाता है। फिर जब वह अपने घर आकर कंचन, जिसे वह दीदी कहती है, से मिलती है तो रवि के प्रति उसके मन में उमड़ने वाले प्यार की बात करती है। पहले तो कंचन उसे प्यार के इस राह में कदम न बढ़ाने की बात करते हुए कहती है कि इस राह में बड़े कांटे हैं, लेकिन जब रचना इस पर यह कहती है उसे प्यार की राह के इस कांटों की परवाह नहीं, बेदर्द रहने की जगह प्यार की राह में मिलने वाले कांटे का दर्द भी उसे सुकून देगा। इसके बाद वह प्रेम करने के एक एक तरीके कंचन से पूछती है और उसे रवि पर आजमाती है, लेकिन कंचन के बताए सारे दांव को जब रचना रवि पर आजमाती है तो वह फेल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कंचन ने रचना को बताया कि प्रेमी से उसके पसंद की चीज़ों को छोड़ने के लिए कहे और अगर वह उसे छोड़ दे तो समझो कि वह भी तुम्हें प्रेम करता है। इस फार्मूले के तहत वह बिना कुछ पता किए ही पहले रवि को सिगरेट छोड़ देने के लिए कहती है, तो रवि उसे कहता है कि उसे किसने बताया कि वह सिगरेट पीता है। हकीकत तो यह है कि वह सिगरेट पीता ही नहीं। इस पर रचना रवि से चाय छोड़ने की बात करती है। तब रवि कहता है कि वह चाय भी नहीं पीता है। इसके बाद जब रचना रवि के माँ की सेवा शुश्रूषा कर वापस घर आकर कंचन को सारी बातें बताती है, तब वह अगले ट्रिक के रूप में उसे सीढ़ी से उतरते वक्त गिरकर चोटिल होने का बहाना बनाने के लिए कहती है, ताकि इसी बहाने उसका प्रेमी उसके पास आए और यह उससे अपने प्रेम का इजहार कर सके। इस क्रम में जब वह पहली बार नाटक करती है गिरने का, तो रवि की जगह घर का नौकर सामने आ जाता है। तब वह नौकर को भगा देती है और दोबारा वही नाटक दोहराती है। इस बार रवि खुद ही वहाँ आकर उसे उठाकर उसे उसके घर पहुँचाने की बात करता है और ड्राइवर से इसे भिजवाने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ड्राइवर घर में नहीं है। तब वह खुद ही रचना को लेकर कार में बिठा देता है और तब तक ड्राइवर भी वहां आ जाता है। फिर रवि ड्राइवर से उसे उसके घर भिजवा देता है। इसके बाद कंचन उसे जानबूझकर विलम्ब कर देने के लिए कहती है ताकि घर पहुंचाने के बहाने वह इसके नज़दीक आ सके। इस बार रचना अपने उद्देश्य में सफल हो जाती है। रवि उसे पहुंचाने उसके घर तक आता तो ज़रूर है, लेकिन जब रचना उसके साथ ज़्यादा समय तक रहने और उसे दिखाने के उद्देश्य से अपने घर पर चाय पीने के लिए कहती है, तो रवि काम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। इस प्रकार रचना ने रवि का प्यार पाने का जितना भी दांव अपनाया वह सभी के सभी फेल हो गए। इस बीच रवि की माँ और पिता ने भावनात्मक रूप से रवि पर दबाव बनाकर उसे शादी की हामी भरवा ली। फिर रचना को बुलाकर उसे इस घर की बहू होने की बात बताई। रचना को तो इस बात का यकीन ही नहीं हुआ। ऐसे में जब वह घर आई तो यह तय ही नहीं कर पा रही थी कि यह हकीकत है या ख्वाब। तब कंचन उसके गाल में चिकोटी काटकर उसे बताती है कि यह सब हकीकत है। फिर वह उसके भावी पति से मिला देने की बात रचना से कहती है। इस पर रचना कहती है कि नववर्ष के उपलक्ष्य की पार्टी में वह मेरे साथ आएंगे। रचना के पति को देखने के उद्देश्य से कंचन उस पार्टी में आती है। इस पार्टी में जब कंचन रचना के साथ उसे भावी पति के रूप में रवि को आते देखती है
तो उसके मन को एक बड़ा आघात लगता है और वह खुद को दोराहे पर खड़ा पाती है। फिर वह मन में विचार करती है कि रचना को उसने अपनी छोटी बहन माना है, ऐसे में वह अपनी खुशियों की राह में कांटा नहीं बनेगी, भले ही रवि उसे बेवफा ही क्यों ना समझे। ऐसे में जब वह रचना के साथ आ रहे रवि से मिलने के लिए आती है तो वहीं एक महिला की बच्ची को गोद में उठा लेती है ताकि रवि उसे शादीशुदा समझकर ईर्ष्या करने लगे और रचना के साथ खुशीपूर्वक रहे। यहाँ रचना रवि से एक गाना गाने के लिए कहती है। रवि कंचन की बेवफाई को लेकर उस पर आधारित एक गीत गाता है, जिसे सुनकर कंचन भाव विह्वल हो जाती है और फिर अंत में एक नोट में रचना को रवि के संग ब्याह को लेकर बधाई का संदेश देते हुए लिखती है कि मैं जिसकी तलाश में निकली थी वह तलाश आज पूरी हो गई, अब मैं जा रही हूँ और कोई मुझे खोजने की कोशिश भी ना करे। गाना के ख़त्म होते ही रचना जब अपने कमरे में आकर कंचन को ढूंढते हुए दीदी दीदी चिल्लाती है, तभी उसकी नज़र कंचन के लिखे हुए उस कागज़ के नोट पर पड़ जाती है, जिसे पढ़कर वह सारी बातें समझ जाती है और रवि को पुकारते हुए सारी बातों से उसे अवगत करा देती है। तब रवि उसे ढूंढने के लिए निकलता है। एक रेलवे क्रॉसिंग के पास जब उसकी कार रुक जाती है तो वह पटरी पर आत्महत्या के उद्देश्य से दौड़ती हुई कंचन को देखता है। वह कार से उतरकर उसे बचाने के लिए दौड़ने लगता है। वहीं सामने से एक रेलगाड़ी आकर उसे कुचलने वाली होती है। कंचन भी उस रेलगाड़ी में कट जानकर अपनी जान देने को उद्यत दिखाई पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि रेलगाड़ी उसे कुचलते हुए निकल जाए, रवि अंतिम क्षण में वहां आकर कंचन को बचा लेता है। इसके बाद जज रामचंद्र शुक्ल कंचन और रवि का विवाह का एक भव्य आयोजन करते हैं। इसमें कंचन के पिता दीवान जानकी दास और शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग आते हैं। कंचन और रवि के विवाह के इस दृश्य के साथ ही फिल्म आए दिन बहार की कहानी का समापन हो जाता है।